हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम घटना चक्र को कैसे पढ़ना है ये बात करने वाले हैं। ये घटना चक्र काफ़ी बल्कि बुक है, ऑलमोस्ट 600 से 700 पेज होते हैं। तो इसमें हमें स्पीड को एक मेंटेन करके रखना होता है कि कैसे इसको पढ़ना है फास्ट, क्योंकि एग्ज़ाम से अगर हम एक वीक पहले इसका रिवीजन नहीं करेंगे ना तो कोई खास बेनिफिट होगा नहीं। तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या फिर 12 दिन पहले हमें एक रीडिंग घटना चक्र की करनी ही होती है। तो फिर 600 से 700 पेज की अगर बुक है और हमारे पास ऐसी ऑलमोस्ट 3 बुक हैं, क्योंकि हिस्ट्री का घटना चक्र हम करते हैं जनरली, साइंस का करते हैं और एक हम पॉलिटी का भी करते हैं। तो 3 घटना चक्र तो हम करते ही हैं ना। और एक बीपीएससी का पीवाईक्यू वाला घटना चक्र, ये 4 घटना चक्र हैं। अगर ये आप कैलकुलेट करते हैं, हर बुक में ऑलमोस्ट 600 पेज हैं। तो अगर 2400 पेज अगर हमें पढ़ना है तो ऑलमोस्ट कितने दिन का टाइम हमें देना चाहिए एग्जाम से पहले। और ये वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि घटना चक्र को फर्स्ट रीडिंग में कैसे पढ़ना है, सेकंड रीडिंग में हमें क्या काम करना है, और थर्ड रीडिंग में। 3 रीडिंग काफ़ी होती है घटना चक्र को अच्छे से करने के लिए। तो मैं आपको पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये कोई वीडियो फिर मतलब वीडियो देखने के बाद आपको कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा, आपको खुद करना ही होगा। लेकिन पढ़ना कैसे है, राइट तरीका क्या होना चाहिए, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड रीडिंग जो होगी आपको, थर्ड रीडिंग में आप एक दिन में 500 पेज 400 पेज तक आराम से कर सकते हैं एक दिन में। तो वो कैसे होगा, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग अगर आपने अच्छे से की है, फर्स्ट और सेकंड रीडिंग, तो थर्ड रीडिंग जो होगी आपको 500 पेज आराम से पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या मेथड्स होने चाहिए हमें जो अडॉप्ट करने हैं, वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। सबसे पहले हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ घटना चक्र में, तो हमें क्या काम करना है, पहले आंसर को हाइड करना है किसी भी पेपर से या फिर हैंड से। आंसर को आपको हाइड करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, कहाँ से आते हैं एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के एविडेंस। अगर आपके माइंड में बिना ऑप्शन देखे हुए उसका आंसर याद आ रहा है कि हाँ मेहरगढ़, तो उस क्वेश्चन को आपको मार्क नहीं करना है। मतलब उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है, उस पर कोई पेन टिक नहीं करना है, सीधा आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे, क्वेश्चन को आपको मार्क नहीं करना है फिर, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जब हम जाएंगे कि हाँ अर्लीस्ट एविडेंस जो है एनिमल हस्बेंड्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ इसमें मार्क करनी है। ठीक है। बट लेटेस्ट डिस्कवरी जो है अर्लीस्ट साइट ऑफ एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो लोहरा देव जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से मिलते हैं। मतलब लेटेस्ट डिस्कवरी के अकॉर्डिंग तो ये है। ठीक है। एविडेंस ऑफ राइस मिलते हैं जहाँ से, फिर ये इस टाइम पीरियड पे मिलते हैं। ठीक है। बट मेहरगढ़ उससे पहले कंसिडर किया जाता है कि मेहरगढ़ ही आंसर है। बट आंसर में अगर हम देखें, अगर इसमें संत कबीर नगर वाला ऑप्शन लहौरा देव अगर दिया होता तो ऑप्शन होता, तो वो है नहीं। तो ऑप्शन जो है मेहरगढ़ ही हो जाएगा आसानी से। तो ये क्वेश्चन अगर आपको याद है तो इसको मार्क नहीं करना है, सिर्फ आपको हाईलाइट करना है कि हाँ कि बट लेटेस्ट डिस्कवरी के अकॉर्डिंग जो अर्लीस्ट साइट है, जो लेटेस्ट डिस्कवरी के अकॉर्डिंग जो अर्लीस्ट साइट है वो ये है। बट इतना ही मार्क करना है आपको। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कि विच फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज कालकोलिथिक। सबसे पहले आपको आंसर हाइड करना है, क्योंकि आंसर अगर हाइड नहीं रखेंगे हम तो हर चीज़ मार्क करते हुए चले जाएंगे। पहले आंसर आपको हाइड करना है कि कालकोलिथिक एज में जो कौन से पीरियड को बोलते हैं नोन एज कालकोलिथिक एज। स्टोन एज को बोलते हैं क्या, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज। अगर आपको पता है कॉपर एज, फिर से आपको इसको स्किप करना है, कुछ हाईलाइट नहीं करना है यहाँ। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ह्यूमन एविडेंस, ह्यूमन फॉसिल्स के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, कौन से रिवर वैली से मिलते हैं। आपको पता है गंगा नहीं है, यमुना नहीं है, तापी नहीं है। अगर पता है आपको आंसर यमुना, इसका नर्मदा वैली अगर इसका आंसर है, तो यहाँ इस पर कोई मार्क नहीं करना है। ठीक है। आपको सीधा मार्क करना है। फिर एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन से पता चलता है कि जो जगह है नर्मदा वैली में, वो हथनोरा है। ठीक है, एमपी में। और यहाँ से 1892 में एविडेंस मिले। ठीक है। और ये अरुण सोलंकिया ने इनको आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था। सिर्फ आपको इतनी चीज़ मार्क करनी है। ठीक है। अब वो भी फर्स्ट रीडिंग में मार्क करना है ये। ठीक है। फिर आगे आता है भीमबेटका, कि भीमबेटका में कौन सी, भीमबेटका जो है कहाँ लोकेटेड है, कौन से स्टेट में। तो ये इजी सा क्वेश्चन आपको पता ही होगा कहाँ है। फिर आप इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लेंगे कि क्या क्या है यहाँ। अगर आपको कुछ यूनिक लगा कि हाँ ये मुझे नहीं पता है, कि जैसे कि 750 रॉक सेल्टर्स मिले हैं, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा तो वहाँ 750 की जगह कर दे 1500 रॉक सेल्टर मिले हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा याद है तो ये कि यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं कि हाँ 750 ऑलमोस्ट यहाँ से रॉक शेल्टर मिले हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वही चीज़ अंडरलाइन करनी है जो आपको नहीं पता है। ठीक है। और ये फर्स्ट रीडिंग में करना है आपको। ठीक है। फिर ये मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग में आपको क्या काम करना होता है।
फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये लोकेशन कहाँ है, ये बिहार में है, तो इसको अंडरलाइन नहीं करना है हमें, ठीक है। गुफकुराल अगर आपको पता है कश्मीर में है, तो इसको अंडरलाइन नहीं करना है। मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि मैं उसको अंडरलाइन नहीं करूँगा। बट अगर मुझे नहीं पता है मैच दी फॉलोइंग में, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ को अंडरलाइन करूँगा। जैसे न्यू उतनूर अगर मुझे नहीं पता है तो मैं इसको अंडरलाइन करूँगा सिर्फ, ठीक है, इसको अंडरलाइन करूँगा मैं सिर्फ, ठीक है। फिर अगर मुझे ये वाले लोकेशन नहीं पता है तो ये दो चीज़ अंडरलाइन में करूँगा। फिर इसका एक्सप्लेनेशन में, या फिर या तो आप क्वेश्चन में अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन में कि उतनूर अगर मुझे नहीं पता है, और फिर इसको हाइड करके ये वाले एरिया को हाइड करके आपको रिकॉल करना है कि उतनूर है कहाँ। अच्छा, तेलंगाना में है, चिरांद आपको पता ही होगा, गुफकुराल कश्मीर में, और ये कोयम्पल्लीस ये तमिलनाडु में। तो जो चीज़ आपको नहीं पता है सिर्फ उतना ही हाईलाइट करना है, देखिए। अगर आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, अगर आपने कोई बेसिक बुक पढ़ी हुई है या फिर लूसेंट या फिर एनसीईआरटी वगैरह, उसके बाद आपको करना है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं मैंने क्या क्या चीज़ हाईलाइट की, मैंने ये चीज़ हाईलाइट की, हाँ, लेटेस्ट डिस्कवरी, ठीक है। फिर कालकुलेटिव एज में मैंने फिर ये नर्मदा वैली वाला रीजन, यहाँ हथनोरा डिस्ट्रिक्ट में है ये। भीमबेटका में 750 रॉक शेल्टर मिले हैं। फिर अगर आप इतनी कम चीज़ें हाईलाइट करोगे तो आपको 25 से 30 सेकंड लगेंगे एक पेज को ख़त्म करने में, ठीक है। फिर उतनूर मैंने इतना ही हाईलाइट किया, तो 25 से 30 सेकंड में आप सारा चीज़ रिकॉल कर सकते हैं ना। और फिर जब हम सेकंड टाइम रीडिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, कुछ हाईलाइट नहीं करना है सेकंड टाइम में। सेकंड टाइम में सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ पढ़नी है, कुछ हाईलाइट नहीं करना है सेकंड टाइम में, ठीक है। और थर्ड टाइम रीडिंग में आपको दूसरे कलर का कोई पेन लेना है या फिर हाईलाइटर लेना है, सिर्फ वही चीज़ हाईलाइट करनी जो आपको चीज़ याद नहीं हुई है। जैसे कि ये नेम टफ है, ये आपको याद नहीं हुआ है, तो सिर्फ आपके एक पेज पे सिर्फ एक ही चीज़ हाईलाइट दिखनी चाहिए। मैं आपको अपनी नोटबुक दिखा दूंगा या फिर अपनी घटना चक्र के बुक्स दिखा दूंगा मैंने कैसे हाईलाइट किया हुआ है। सिर्फ मैंने वही चीज़ हाईलाइट की है, मैं यहाँ आपको फोटो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो हमारी थर्ड रीडिंग में जब रीडिंग होगी तो सिर्फ वही चीज़ हाईलाइट करनी है जो हमको लास्ट टाइम में देखना है एग्जाम से पहले। तो एक पेज पे ऑलमोस्ट एक या दो चीज़ होंगी जो हाईलाइट करनी होंगी। तो फिर एग्जाम से पहले हम ऑलमोस्ट 500 से 600 पेज तक भी कर सकते हैं, 400-500 पेज तक। एक दिन में हम आराम से 400-500 पेज आराम से पढ़ सकते हैं। एक बुक घटना चक्र की एक दिन में भी खत्म हो सकती है। बट उसके लिए आपके लिए स्टार्टिंग वाला जो प्रोसेस है, फर्स्ट रीडिंग में जो चीज़ फॉलो करनी है, आपको स्टार्टिंग वाला जो प्रोसेस मैंने बताया है कि फर्स्ट रीडिंग में कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी है, वो चीज़ आपको फॉलो करनी ही होगी। उतना ही अंडरलाइन करना है जो आपको याद नहीं है। और ये बहुत सारी डिटेल्स वगैरह दी हुई है, सब बकवास डिटेल रहती है। एक्सप्लेन वो आपको समझाने के लिए दिया होता है कि आप उसको पढ़ के एक बार समझ जाओ कि हाँ। बट आपको सेकंड टाइम में वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना है जो जहाँ से क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसका डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है पूरे बीपीएससी का पीवाईक्यू को, तो मैं उस पर काफ़ी एक वीडियो मैंने डिटेल में डाली हुई है। 30 मिनट का मैंने वीडियो डाला है बीपीएससी का पीवाईक्यू का हिस्ट्री का। उसके कुछ आगे के पार्ट में लेकर आऊँगा, वो वीडियो आप जरूर देखना, इससे काफ़ी हेल्प होगी। 72 बीपीएससी में मेरा क्या रहता है, पीवाईक्यू में हमेशा सारा याद ही करके जाता हूँ। पीवाईक्यू मेरा बीपीएससी में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं सही करता हूँ पीवाईक्यू के। अगर नए क्वेश्चन आते हैं तो वो नए क्वेश्चन हर एक के लिए नए होते हैं ना। जैसे हिस्ट्री में मेरा ऑलमोस्ट कभी कभी तो मेरा 32 में से 30-31 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन मेरे गलत होते थे हिस्ट्री में। 32 में से मेरे 30 क्वेश्चन ठीक हुए हैं हिस्ट्री में। तो वो कैसे हुए हैं, क्योंकि मैंने हिस्ट्री का जो पीवाईक्यू है वो सारा रटा हुआ है, ठीक है। इसका पढ़ने का और तरीका, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, यही आपको फॉलो करना है। कुछ और आपको डिटेल्स जाननी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ एड्रेस कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।